गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज क्लास 9th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में लेसन 1 का एक नया टॉपिक अंतःप्रद्रव्य जालिका। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका बताया था, ठीक। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका के हमने बहुत से पार्ट्स बताए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इस टाइप से बहुत से कोशिका के अंग बताए थे। तो आज हम उनमें से एक कोशिका का अंग पढ़ाएंगे। कोशिका का एक पार्ट होता है वो पढ़ाएंगे। कोशिका का एक अंग कौन सा है? तो उस अंग का नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या नाम है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इंग्लिश में से कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? ER। हमने कई जगह पे शॉर्ट में ही लिख दिया है ER। जहां पर ER लिखा है आप वहां पर समझ जाए कि इसका जो पूरा नाम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई जगह पर पूछा जाता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो खोज है वो किसने की थी। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा हुआ है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर, एक वैज्ञानिक है KR पोर्टर ने की थी, ठीक। पहला पॉइंट पता होगा आपको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने की थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ये नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं। क्या होती है, कैसी होती है? ये देख रहे हो चित्र में, चित्र बना हुआ है नलिका जैसे, ट्यूब जैसे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं। ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स, नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स, नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। अब सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी क्या है देखिए, हमने यहां पर लिखा है ये। तो जो ये नलिका के जैसी संरचनाएं होती हैं जो परस्पर एक दूसरे के ऊपर होती हैं, सिस्टर्नी क्या लिखेंगे इसमें? देखिए ध्यान सुनिए। ये नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं जो परस्पर एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं, इनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक। फिर दूसरा है वेसिकल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं जिनको वेसिकल्स कहते हैं, ठीक। वेसिकल्स कहते हैं। कैसी होती हैं? गोल या अंडाकार होती हैं और इनमें एंजाइम भरे रहते हैं, ठीक। फिर तीसरा है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक छोटी सी नलिका द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ये छोटी सी नलिका द्वारा आपस में जुड़ी होती है। इन संरचनाओं को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, ओके। अब पूछता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में से कहते हैं रफ, ER, रफ। E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। फिर दूसरा है चिकनी, ER। तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ठीक।
तो अब जो खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, तो इनको खुरदरी क्यों कहा गया, खुरदरी क्यों होती है, ठीक, तो ये बताएंगे। तो जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हमने दिखाया है, उनके ऊपर राइबोसोम के कण लगे रहते हैं। काहे के कण लगे रहते हैं, ये देखिए, ये इसमें काहे के कण लगे हैं, राइबोसोम के कण लगे हैं। तो राइबोसोम के कण लगे होने के कारण इनको खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। किस काम कहा जाता है, राइबोसोम लगे होने के कारण, राइबोसोम के कण लगे होते हैं जिससे कारण एक खुरदरी हो जाती है, और खुरदरी होने के कारण को खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा आप समझ गए होंगे, चिकनी मतलब क्या है कि इस पर राइबोसोम के कण नहीं लगे होते हैं, इस पर राइबोसोम के कण नहीं लगे होते हैं, इसीलिए इनको चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके कार्य, क्या वर्क है इनका। तो पहला वर्क है, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है। ये कोशिका, चाहे कोशा कहे चाहे कोशिका कहे, बात एक ही है, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक। दूसरा कार्य, क्योंकि देखिए राइबोसोम है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगा है तो वो भी प्रोटीन संश्लेषण ही करेगा। तो खुरदरी जो ER होती है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। काहे में सहायता करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। ओके, फिर दूसरा आता है, तीसरा कार्य है इसका, ये कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए, मतलब जो भी उसमें जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए कोशाद्रव्य ढांचे का कार्य करती हैं। काहे का कार्य करती हैं, कोशाद्रव्य ढांचे का कार्य करती है। मतलब एक तरीके से रासायनिक, जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए एक आधार बनाती हैं, ताकि वहां पर जैव रासायनिक क्रियाएं हो सके। तो ये तीसरा पॉइंट है इसका कि ये कोशा की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशाद्रव्य ढांचे का निर्माण करती हैं। नीचे बना हुआ है चित्र, और ये काहे का बना हुआ है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र, ठीक। उम्मीद है कि आप इस चित्र को बनाकर इसका अभ्यास करेंगे, इसके कार्य याद करेंगे और इसके विषय में जानकारी लेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी खोजकर्ता के आप ऑर्डर को ध्यान रखना है, और इसका कार्य पूछा जाता है तो इसलिए इसके कार्य भी याद रखेंगे, चित्र बनाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना, कल हम आपको नए वीडियो में बताएंगे नए कोशिकाओं के विषय में। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।